अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। टुडे द लेक्चर टॉपिक इज़ अगेन द रिसर्च डिज़ाइंस। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं रिसर्च डिज़ाइन जो हैं आपको सारे के सारे जो कि यूज़ होते हैं मोस्टली रिसर्च में वो क्लियर कर दूंगी, ताकि आपको रिसर्च डिज़ाइन सेलेक्ट करने में ड्यूरिंग द रिसर्च प्रॉब्लम ना हो। और मतलब हर रिसर्च डिज़ाइन को मैंने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के साथ क्लियर किया है। होप्स हो कि आपको प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं रिसर्च डिज़ाइन से रिलेटेड वो क्लियर हुए होंगे, उसके फ़ायदे और नुकसानात, ताकि जब भी आप अपनी रिसर्च को कंडक्ट करने लगे तो एक रिसर्च डिज़ाइन, एक स्पेसिफिक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन जो है वो आप सिलेक्ट कर सके जो कि आपकी रिसर्च के लिए हेल्पफुल हो। तो मेरी तो पूरी कोशिश रही, लेकिन अब कुछ डिज़ाइन जो थे वो रह गए थे, जो कि ऐसी स्पेसिफिक स्टडीज़ हैं जो हम बहुत ज़्यादा करते हैं, सोशल साइंसेस में करते हैं, मेडिकल साइंसेस में करते हैं, जो हेल्पफुल होती है। तो जो बच्चे इस क्राइटेरिया के हैं कि वो सोशल साइंसेस में इस तरह की स्टडी करने वाले हैं, वो उनके लिए हेल्पफुल होंगे। और ये बहुत ज़्यादा फेमस स्टडीज़ हैं। मतलब हम लोग स्टडी कर लेते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम किस टाइप की स्टडी कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग अ वाइवा जब आपसे कोई जो एग्जामिनर क्वेश्चन करता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके सारे का सारा जो कॉन्सेप्ट हिला होता है। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आप किस तरह की स्टडी कर रहे हैं और किस टाइप की करने लगे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो मेरा मकसद यही है कि आपको ये जो प्रॉब्लम्स फेस होती हैं ड्यूरिंग अ स्टडी, तो वो ना हो। एक प्रॉपर वे में एक अच्छे तरीके से आप एक रिसर्च को कंडक्ट करें। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। चलते हैं लेक्चर की तरफ। So first one is the placebo study. So what is the placebo study? A study that attempts to determine the extent of a placebo effect is called a placebo study. वो स्टडी जिसके अंदर हम लोग प्लासिबो इफेक्ट को पढ़ रहे होते हैं, वो स्टडी हमारे पास प्लासिबो स्टडी होती है। सो व्हाट इज द प्लासिबो इफेक्ट, हम लोग देख लेते हैं फर्स्टली कि प्लासिबो इफेक्ट ही क्या होता है। एक पेशेंट का यकीन है कि जो वो ट्रीटमेंट ले रहा है वो फेक है या इनइफेक्टिव है, मतलब उससे उसको फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, लेकिन उसकी साइकी है कि उसको ये फ़र्क पड़ रहा है। तो उसने ये सोच लिया कि जो ट्रीटमेंट मैं ले रहा हूँ बेशक ये सही है या गलत है, लेकिन मुझे इससे रिकवरी हो रही है और ये ठीक है। ठीक है, ये एक उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। ठीक है, कि पेशेंट को रिकवर करने में जो सी साइकी आपकी हेल्प करती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरह समझाती हूँ कि अगर एक डॉक्टर है, एक बूढ़ी औरत होती है ना मोस्टली, तो एक सोशल एक एग्जांपल, एक बूढ़ी औरत है, आपको भी पता होगा कि आपके एरिया में भी होती हैं बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं, बहुत ऐसे मर्द होते हैं जिनको बुखार हो जाए तो उनका ये होता है कि डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाऊंगी तो मैंने ठीक होना है। ठीक है, हालांकि वो बुखार बेशक उनका थोड़ा सा है, लेकिन एक उनका दिमाग में उनकी एक कीड़ा कहते हैं ना घुस गया हुआ है, और एक वो उनको इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं, वो एक पैनाडोल से भी ठीक हो सकता है उनका फीवर। ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहना कि नहीं जी, जब तक मैंने टीका नहीं लगवाना तब तक मैंने ठीक नहीं होना। तो जब तक जैसे ही वो इंजेक्शन लगवाती हैं वो ठीक हो जाती हैं। ठीक है, तो वो एक उनका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि उन्होंने अपने माइंड में खुद ही एक इमेज बना ली होती है, परसेप्शन बना लिया होता है कि इस बीमारी ने इस तरह ठीक होना है। ठीक है, तो वो वाली जो स्टडी होती है ना, कि जो उसमें हम लोग खुद से ही अज्यूम कर लेते हैं, एक पेशेंट जो है वो खुद ही अज्यूम कर लेता है कि जो सी उसको ट्रीटमेंट मिल रही है बेशक उसको सही मिल रही है या गलत मिल रही है, बस मिल रही है तो मैं इससे रिकवर कर जाऊंगा। ठीक है, और बहुत जल्दी रिकवरी कर जाऊंगा। ये वाली स्टडी जो है वो होती है हमारे पास प्लासिबो स्टडी, यानी कि इसके अंदर हम प्लासिबो इफेक्ट को स्टडी कर रहे होते हैं डिटेल। तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स जो होते हैं ना, ये हमारे पास होती है प्लासिबो स्टडी। अब बहुत से लोग जो हैं, अब जिस तरह कहते हैं कि अब मेरी, जिस तरह अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी साइकी ये है कि मैं कहती हूँ कि मैं, मुझे बुखार भी हो जाए बहुत ज़्यादा लेकिन मैंने मेडिसिन नहीं लेनी होती, जो मर्जी हो जाए, मैं मेडिसिन के बगैर ही ठीक होना चाहती हूँ। और शुरू से बचपन से लेके आज तक ये मेरी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि मुझे मेडिसिन नहीं लेनी। तो वो मुझे पता है मैंने नहीं लेनी, तो मेरा फीवर हो या कोई मसला हो तो वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। हाँ, अगर आपको बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल अगर कैंसर है या इस तरह का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो वो तो एक प्रॉपर एक ट्रीटमेंट्स होती हैं, लेकिन ये सिर्फ एक माइनर से होता है कि आपको कोई मसला है। जिस तरह अगर मैदा है, मैदे का अगर स्टमक इशू आ जाता है आपको, तो लोगों का ये वहम होता है कि यार मैं अगर ये बीफ है, बीफ खा लूँगा या पाई खा लूँगा तो मेरा मैदा खराब हो जाएगा। ठीक है, वो होना ना भी हो तो हो जाता है। तो आपकी एक साइकी डिपेंड कर रही होती है आपकी सारी चीज़ों के ऊपर।
तो ये सारी स्टडी जो हम करते हैं, जो पेशेंट के बिलीव पर होती है कि वो ये ट्रीटमेंट लेगा और रिकवर कर जाएगा, लेकिन हालांकि वो ट्रीटमेंट गलत हो या सही हो, तो वो हमारे पास आता है प्लेसिबो इफेक्ट आता है, जिसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो प्लेसिबो इफेक्ट जो है, इसके अंदर हम कंपैरिजन करते हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स का, कि कौन से वेरिएबल्स जो हैं वो इसके अंदर स्टडी किए गए हैं, कौन से वेरिएबल्स ने इस स्टडी को इफेक्ट किया है, उन वेरिएबल्स को देखते हैं। फिर इसके अंदर हम कंपैरिजन कर सकते हैं कंट्रोल ग्रुप के साथ, या कंट्रोल ग्रुप में हम लोग किन वेरिएबल्स को रखेंगे और दूसरे ग्रुप में क्या रखेंगे, अगर हम इसके ऊपर ये स्टडी करेंगे तो क्या होगी। तो सारी की सारी स्टडी को हम लोग प्लेसिबो स्टडी कह रहे होते हैं, जिसके अंदर हम लोग कंपैरिजन कर सकते होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को स्टडी कर लेते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस को देख लेते हैं। ठीक है, इन सारी स्टडी को हम लोग प्लेसिबो स्टडी कहते हैं। तो द नेक्स्ट वन इज द ट्रेंड स्टडी। तो ट्रेंड स्टडी हमारे पास क्या है कि इस स्टडी में जो हम डाटा ऑब्जर्वेशंस लेते हैं वो पास्ट की होती हैं, मतलब पास्ट से लेकर अब तक प्रेजेंट तक ऑब्जर्वेशन को एनालाइज करते हैं और बताते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। ठीक, पास्ट से सारी ऑब्जर्वेशंस ले ली अब तक, यानी कि मैंने कहा कि 1990 से सारी ऑब्जर्वेशंस लेनी है मैंने, अब तक जितनी भी ऑब्जर्वेशन है किसी भी वेरिएबल पे आप ले रहे हैं, और उससे आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। ठीक, ये एक होता है, ये हमारे पास एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है, क्योंकि हम एक ही टाइम में अपने सारे रिस्पॉन्डर से डाटा कलेक्शन कर लेते हैं और उसकी बेस पर बताते हैं कि पास्ट में ये था, अब ये चल रहा है और फ्यूचर में ये होगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आप कह लें कि प्रोडक्शन ऑफ वीट, क्योंकि हम इसमें फॉरकास्ट कर रहे होते हैं, मेन जो इसका मुद्दा होता है वो ये होता है कि हमने फॉरकास्ट करना है, क्योंकि हम फॉरकास्ट किस तरह करते हैं हम लोग, कि हम लोग पास्ट की सारी ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, उसमें प्रेजेंट में, प्रेजेंट को स्टडी करते हैं कि पास्ट में क्या हुआ और फिर देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। तो हम पहले से एक फॉरकास्ट कर लेते हैं, ठीक है, प्रिडिक्ट कर लेते हैं चीज़ों को कि ये आने वाले सालों में हो सकता है। जैसे वीट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, प्रोडक्शन ऑफ वीट की, तो क्या है कि हमने देखा कि 1990 से लेकर अब तक 2021 तक जो था, या 2022 तक जो था, वो कितनी जो है पैदावार हुई है वीट की, उसको हमने, और उसमें से कितनी हमने एक्सपोर्ट की हैं, ठीक है, और कितने कितने एक्सपोर्ट की हैं, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की। और फिर हमने देखा कि क्या वो 90% थी प्रोडक्शन उसकी सारी की सारी ठीक थी, या कभी इस तरह हुआ है कि कोई नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से, यानी कि कोई सैलाब आ गया या फिर कोई आंधी तूफान की वजह से फसल खराब हो गई थी, जिसकी वजह से किसी साल हमें थोड़ी पता किल्लत हुई वीट की, तो मसला हुआ या वीट खराब हो गई हमारी, को गंदम का फ़ायदा नहीं हुआ हमें। तो वो सारी स्टडी हम इसके अंदर करते हैं कि आने, अगर हम अब तक प्रोडक्शन इसकी ठीक है, तो हम फिर देखते हैं कि आने वाले सालों में इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, या इसकी प्रोडक्शन कम होगी तो हमारी एक्सपोर्ट कितनी होगी। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो जो पास्ट से लेकर अब तक हम स्टडी करेंगे और फिर नेक्स्ट फ्यूचर में बताएंगे, प्रिडिक्ट करके बताएंगे कि क्या होने वाला है आने वाले सालों में। तो ये होती है हमारे पास ट्रेंड स्टडीज। ठीक, कोहॉर्ट स्टडी। कोहॉर्ट स्टडी जो है ये बेस्ड कर रही होती है कॉमन करैक्टरिस्टिक्स पे, जिस तरह बर्थ हो गया, ईयर ऑफ बर्थ हो गई, या ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, ईयर ऑफ मैरिज। ये ट्रेंड स्टडीज़ की तरह ही होती है। ट्रेंड स्टडी में हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंड स्टडी में हम करते हैं पास्ट से डाटा लेते हैं और प्रेजेंट तक, और उसमें उसको एनालाइज करते हैं कि भाई फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है, उन पास्ट डाटा की बेस पे। कोहॉर्ट स्टडी में भी यही होता है, लेकिन उसके अंदर हम कोहॉर्ट स्टडी को किसी एक खास कॉमन करैक्टरिस्टिक पे स्टडी कर रही होती है, मतलब किसी खसूसियत के ऊपर हम लोग उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, जबकि ट्रेंड स्टडी में हम कोई भी टॉपिक चूज़ कर सकते हैं, किसी तरह का भी टॉपिक हो सकता है। ठीक है, तो इकोनॉमी में हो सकता है, सोसाइटी में हो सकता है, वैसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई भी हम ट्रेंड स्टडी में ले सकते हैं। लेकिन कोहॉर्ट स्टडी में हमने सिर्फ कॉमन करैक्टरिस्टिक्स लेने होते हैं, वो वाले करैक्टरिस्टिक जिनमें आपको इंटरेस्ट होता है, यानी कि आप एज ले सकते हैं, जेंडर ले सकते हैं, उसके अलावा आप कोई भी एक खास करैक्टरिस्टिक, जैसे अगर उसकी मैरिज का साल है, कब उसकी शादी हुई, कब उसकी ग्रेजुएशन हुई, कब उसने PhD की, तो एक कॉमन करैक्टरिस्टिक जो है
ठीक है, ईयर ऑफ बर्थ ले लेते हैं। वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पर जब हम बात करते हैं, जब हम स्टडी करते हैं, तो वो हमारे पास होती है कोहॉर्ट स्टडी होती है। ठीक, अब कोहॉर्ट स्टडी की एग्जांपल अगर हम देख लें, तो सपोज यू वांट टू स्टडी द एम्प्लॉयमेंट पैटर्न ऑफ अ बैच ऑफ अकाउंटेंट्स हाउ ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इन 1985। ठीक है, हमने देखना है, हमें स्टडी करनी है कि जो 1985 में बैच था जिसने ग्रेजुएट किया यूनिवर्सिटी से, वो बैच ऑफ अकाउंटेंट्स, यानी कि अकाउंटेंट्स का जो बैच था 1985 में जिसने ग्रेजुएट किया है, तो क्या उन लोगों को नौकरियां मिली हैं या नहीं मिली अभी तक। ठीक है, तो इस स्टडी को करने के लिए हमने क्या किया, हमने उस साल में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ से जो अकाउंटेंट्स के स्टूडेंट्स थे उनको कॉल की, उनसे पूछा कि उन्होंने जिन्होंने 1985 में ग्रेजुएशन की थी, ठीक है, उनसे पूछा और उनसे उनकी सारी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री पूछी कि पहले से लेकर मतलब इनके फर्स्ट जॉब से लेकर अब तक उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने कहाँ कहाँ नौकरियाँ की हैं, या उनको नौकरी मिली कोई अच्छी या नहीं मिली, या उनको अभी तक बेरोज़गार वो घूम रहे हैं। हम सारी सारी स्टडी करते हैं और फिर नेक्स्ट फ्यूचर में बताते हैं कि आने वाले सालों में क्या होगा, क्या बैच ऑफ अकाउंटेंट्स का कोई आगे स्कोप है भी कि नहीं है। ठीक है, अगर तो उनको अकाउंटेंट्स के स्टूडेंट्स को अच्छी जॉब्स मिलती हैं और उनकी सैलरी पैकेजेस भी ठीक होते हैं, उनकी लिविंग स्टाइल जो है वो बहुत अच्छे जा रहे हैं, तो हम इसके बेस पे कह सकते हैं कि आने वाले सालों में जो इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है और बच्चों को चाहिए कि वो अकाउंटेंट्स के जो है सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ें, उनको हेल्पफुल होंगे फ्यूचर में। लेकिन जब उसका कोई स्कोप ही नहीं होगा, तो हम ये सुजेस्ट कर सकते हैं, ये हम बता सकते हैं कि भाई आने वाले सालों में इसका कोई स्कोप नहीं है, इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट पढ़ लें और इसको इस स्टडी करके अपना टाइम वेस्ट ना करें, तो इसको इसके ऊपर नौकरियां नहीं है। ठीक है, इस तरह हम लोग बता सकते हैं, प्रोडिक्ट कर सकते हैं, फॉरकास्ट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो जब ट्रेंड स्टडी और कोहॉर्ट स्टडी में फ़र्क ही ये है कि ट्रेंड स्टडी जो है उसके अंदर हम लोग पास्ट का डाटा लेकर द फ्यूचर का बता रहे होते हैं, और कोहॉर्ट में भी सेम यही पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी के पैटर्न के लिहाज से, लेकिन इसके अंदर हमें कॉमन करैक्टरिस्टिक्स जो है उसको स्पेसिफिक कर लेते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, तो द लास्ट वन इज द पैनल स्टडीज। तो पैनल स्टडीज जो है वो ट्रेंड और कोहॉर्ट स्टडीज से डिफरेंट होती है। ये एक लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च पे डिपेंड कर रही होती है। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च ये होती है कि जिसके अंदर हमारी पॉपुलेशन भी सेम होती है, सैम्पल भी सेम होता है, रिस्पॉन्डर्स भी सेम होते हैं। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम डिफरेंट पीरियड टाइम सेट करके तो उसमें से उसकी डाटा कलेक्शन कर लेते हैं हम। ठीक है, पॉपुलेशन वगैरह सेम रखते हैं, लेकिन जो टाइम के अकॉर्डिंग जो है उसकी डाटा कलेक्शन कर लेते हैं। टाइम सेट कर लेती हैं, 1 वीक के बाद भी वही रिस्पॉन्डर से डाटा कलेक्शन करती हैं, 2 वीक्स के बाद भी वही रिस्पॉन्डर से डाटा कलेक्शन करते हैं। तो ये पर्सपेक्टिव होती है नेचर में, क्योंकि प्रोस्पेक्टिव के हमारे पास रिसर्च कौन सी होती है जिसके अंदर हम लोग प्रेजेंट को स्टडी करके फ्यूचर का बता रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे रिस्पॉन्डर्स जो हैं वो सेम रहते हैं हमेशा इंफॉर्मेशन को गैदर करने में। ठीक, तो पैनल स्टडी क्या हुई, पैनल स्टडी होती है लॉन्गिट्यूडनल और प्रोस्पेक्टिव इन नेचर होती है, और इसके अंदर हमारे रिस्पॉन्डर्स जो हैं वो सेम रहते हैं हमेशा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख लें कि आप देखना चाहते हैं कि एक कम्युनिटी है आपके पास, यानी कि आपकी सोसाइटी है। ठीक है, आप पाकिस्तान के शहर सियालकोट में रह रहे हैं। ठीक, आपके सियालकोट की सोसाइटी है, आप देखना चाहते हैं कि सियालकोट के लोग जो हैं वो कितने ज़्यादा खर्चा करते हैं अपने हाउस होल्ड आइटम्स के ऊपर, वो कितना ज़्यादा जो है मतलब अपने जो अखराजात हैं वो इसके ऊपर स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने स्टडी करनी है। तो आप क्या करेंगे, आप स्पेसिफिक कर लेंगे कुछ फैमिलीज़ को, 5-6 फैमिलीज़ जो हैं आप स्पेसिफिक कर लें। कि फॉर एग्जांपल आप अपनी फैमिलीज़ को स्पेसिफिक कर लें, अपनी पुप्पी चाचा ताई चाचे सारे एक स्पेसिफिक करके 10 फैमिलीज़ आपने रख ली, और आपने हर वीकेंड से उनके पास जाना है और उनसे पूछना है कि उन्होंने इस वीकेंड में कितनी पैसों का ये सारा सौदा लिया है, और उसके अलावा उन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ें कितनी ली हैं, टोटल उन्होंने कितने ज़्यादा खर्चा किया है इस वीकेंड में। ठीक है, खाने पीने की चीज़ों पे। ठीक, तो ये जो स्टडी होगी हर वीकेंड पे आप जो उनसे लेंगे, डिफरेंट लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टडी होती है ये, डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे उनसे, लेकिन आपके रिस्पॉन्डर्स जो हैं वो सेम रहेंगे हमेशा। ठीक है, वो जो फैमिलीज आपने सेलेक्ट की हैं, वो अगर आपने 4 साल इसके ऊपर रिसर्च करनी है तो वो 4 साल आपकी फैमिली जो है वो सेम रहेगी। तो ये होती है आपके पास पैनल स्टडी।
ठीक है, जिसमें आप प्रेजेंट की स्टडी करके फ्यूचर का बताते हैं। क्या प्रेजेंट में हमने देखा कि इनके कितने एक्सपेंडिचर्स हैं, अगर तो ज़्यादा हैं तो हम कहते हैं कि आने वाले सालों में मज़ीद ज़्यादा हो सकती हैं, अगर कम है तो हम कहते हैं कि आने वाले सालों में हो सकता है कि ज़्यादा हो सकते हैं। तो वो हम एक अपना एक पर्सपेक्टिव बना लेते हैं और इस पर्सपेक्टिव के लिहाज से हम इसको कंक्लूड करते हैं। ठीक, इज दैट क्लियर? होप्स हो कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आज हमारे रिसर्च डिज़ाइन जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश किया है कि मैं अपने सारे के सारे जो रिसर्च डिज़ाइन जो मुझे लगे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो मैं डिस्कस कर लूँ। वो जो मैंने रिसर्च डिज़ाइन स्किप किए हैं वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस थे, जो कि मेरे लिहाज से जो ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, वो तो डॉक्टर्स वगैरह और ये फार्मासिस्ट वगैरह ही यूज़ करते हैं। तो वो उनके जो होते हैं सुपरवाइज़र विजिट उनको सुपरविजन में बता देते हैं कि कौन सा उनके लिए सही है और कौन सा उनके लिए नहीं सही। इसलिए मैंने उनको डिस्कस नहीं किया डिटेल में कि इनके बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उसको सुन के घबरा जाना था उन्होंने और कंफ्यूज हो जाना था, तो इसलिए उनको मैंने डिस्कस नहीं किया। और बाकी मैंने सारे के सारे जो रिसर्च डिज़ाइंस हैं उनको वन बाय वन डिस्कस किया है डिटेल के साथ, और इस कोशिश में कि आपको सब के सब जो हैं वो क्लियर हो जाएं। अगर फिर भी आपको कोई मसला है या कोई रिसर्च डिज़ाइन मुझसे मिस हो गया है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे बता सकते हैं, मुझे बात कर सकते हैं, आपको रिप्लाई वहाँ पर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।